हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी किताब का निचोड़ हम आपको बताने वाले हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बात की 100% हम गारंटी लेते हैं कि जितना हम यहाँ पर बताएंगे इन्हीं में से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पूरी किताब से हमने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हुए हैं, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म पर आधारित सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी इस पर आधारित सवाल जरूर पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आप लोग ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में न बैठें, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो आप ये समझिए कि अपना पैर आप खुद ही काट रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? जैसे क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का अवनमन हो गया, वाष्प दाब का अवनमन हो गया, उसके बाद में परासरण दाब हो गया। यानी कि ऐसे गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, अगर हम उसमें चीनी मिला देंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम किसी भी विलेय में अगर कणों की संख्या, किसी भी विलयन में अगर विलेय के कणों की संख्या बढ़ा देंगे तो उसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे हमने अणुओं की संख्या बढ़ाया वैसे ही क्वथनांक का उन्नयन जो है प्रभावित हो गया, ठीक है। तो यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? तो यहां पर पृष्ठ तनाव क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। श्यानता क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। प्रकाशिक सक्रियता क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। यहां पर जो आपका परासरण दाब है यही जो है अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। परासरण दाब क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप यही को जो है टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में दूसरा नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? देखिए ध्यान से, वही प्रश्न घुमा घुमा के पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? पृष्ठ तनाव क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। परासरण दाब क्या है? वाष्प दाब का अवनमन है। हिमांक में अवनमन क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म है। पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो पृष्ठ तनाव क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता इसका मान, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता है। शुद्ध जल की मोलरता ये कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी इसे पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। इसका मान क्या हो जाएगा? 55.56 मोल प्रति लीटर, ठीक है। मोलरता की जो यूनिट होती है मोल प्रति लीटर होती है, या यम भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल यम, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है, ये चैप्टर नंबर आपके फर्स्ट के प्रश्न है। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है विलयन है, सेकंड क्या है? वैद्युत रसायन। फिर उसके बाद में थर्ड क्या है? रासायनिक बल गतिकी है। फोर्थ क्या है? डी और एफ वलय के तत्व है। फिर उसके बाद में उप सह संयोजन यौगिक है। इन सभी के प्रश्नों को हम देखेंगे और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है? चौथा नंबर है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन जो होता है डेल्टा टी एफ बराबर में होता है के एफ इंटू में यम। हिमांक का अवनमन क्या होता है? हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर में होता है के एफ इंटू में यम, ठीक है। तो ये जो है हिमांक के अवनमन और विलयन की मोललता में संबंध होता है। हिमांक अवनमन और विलयन की मोललता में संबंध होता है, यानी कि जो ये मोललता होती है ये इसके अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो यानी कि कह रहा है कि हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात किससे दर्शाता है? तो विलयन की मोललता से, ठीक है। विलयन की मोललता से। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर विलायक की मोललता भी लिख दिया है ऑप्शन में। देखिए कैसे कंफ्यूज कर रहा है, डी नंबर लिख दिया है विलायक की मोललता। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करके आना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा, विलयन की मोललता। फिर उसके बाद में आपका जो यहाँ पर वैद्युत रसायन है उस चैप्टर से देखेंगे प्रश्न। कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, ये सभी पर। तो जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है इन सभी पर निर्भर करता है, इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है ये पूछ रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? तो पहला नंबर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। फिर उसके बाद में सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स। फिर उसके बाद में सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। फिर उसके बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर में यहाँ पर -2 है, ठीक है। फिर उसके बाद में ओम है। अब यहाँ पर पूछ रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या? हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता का जो फार्मूला कापा बराबर में क्या होता है? यल अपान में आर इंटू में ए, ठीक है। यल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और ए का मात्रक ए क्या? क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा।
तो जब आर को ऊपर लेकर के जाएंगे आर का मात्रक को, तो हो जाएगा ओम इनवर्स, और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर हम मीटर में लेंगे तो मीटर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा नंबर कह रहा है अच्छे चालकत्व तो विलयन वाले पदार्थ होते हैं। अच्छे चालकत्व तो विलयन वाले पदार्थ क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ये सभी सांद्रताओं पर जो है पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः अपने अणु में जो है विभक्त हो जाते हैं, और इससे जो है इनकी अधिकतम चालकत्व जो है हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथा नंबर प्रश्न है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, आयनों पर निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित आयनों पर निर्भर करता है, आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ताप पर, ये इस पर भी निर्भर करता है। तो आपका सी नंबर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें क्या है, यहाँ पर जो है वैद्युत रासायनिक बलगतिकी से प्रश्न है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी बराबर में कितना है, सी के लिए वेग दर है। यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया कह रहा है, तो सक्रिय द्रव्यमान की घात क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान की घात कितना है, एक है, यहाँ पर भी एक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और यहां पर कितना, शून्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान की घात भी एक होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में dx अपान में t प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती a की घात में 0। ठीक है, ए की सांद्रता की घात कितना है, 0 की अभिक्रिया की कोटि है। आप देख लीजिए सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी है, शून्य है, तो अभिक्रिया कैसी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया पर हम टिक कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरे का आपका ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा नंबर प्रश्न है अभिक्रिया H2O2 बराबर में 2H2O प्लस में O2 के लिए R बराबर K H2O2 है, यह अभिक्रिया कैसी है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है जो सक्रिय द्रव्यमान है इसकी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, तीसरे का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में चौथा नंबर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण कितना, के बराबर 2.303 अपान में टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो आप रटे होंगे पहले से, और इसका आप डेरिवेशन भी सीख लेना। कई बार इसी प्रश्न को घुमा करके पूछ लेता है, यही समीकरण दे देगा और पूछ लेगा कि ये जो समीकरण है ये किस कोटि की अभिक्रिया के लिए है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। घुमा घुमा के बोर्ड्स एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्नों पूछता है और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है, यहां पर पांचवा प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में क्या संबंध है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में क्या संबंध है, तो टी हाफ बराबर में क्या होता है, यहाँ पर आपका पांचवें का ए नंबर बिल्कुल में राइट हो जाएगा, टी हाफ बराबर 0.693 अपान में के। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद में 6 नंबर कितना पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है। आप इसे रट लीजिए, हम इसका पूरा सॉल्यूशन करा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा तेजी से स्पीड में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न को आप बिल्कुल भी न छोड़ें। ठीक है, कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय कितना होता है, अर्ध आयु का कितना होता है, 3.3 गुना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है निम्न तत्वों में से लैंथेनाइड तत्व है, तो जो सीरियम है ये कैसा है, लैंथेनाइड तत्व है। फिर उसके बाद में पूछ रहा है CONH3 का होल पेंटा Cl2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो यहाँ पर कितना है, एक या 2 Cl है, 1 Cl, यहाँ पर टोटल कितने 3 Cl, 1 Cl पर जो चार्ज होता है कितना होता है, माइनस होता है, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और -3 को जो है न्यूट्रल करने के लिए कितने प्लस की आवश्यकता होगी, +3 की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आप इसका जो है फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करें, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, तो आप इसका वीडियो देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्लास 12th केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे चेक करके वहां से बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।